नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम जनवरी 16, 2023 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करनी है। यहाँ नेपाल में एक बहुत दुखद हादसा हो गया, प्लेन क्रैश हो गया और नेपाल में बहुत सारे प्लेन क्रैश होते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रंट पेज पे और कुछ नहीं है। फिर आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल के अलावा और ज़्यादा एक दो ही खबर होंगी शायद। इसके अलावा सीधे हम पहुँचते हैं एडिटोरियल पेज पे। यहाँ कोऑपरेटिव के बारे में लिखा हुआ है और अमूल मॉडल के बारे में लिखा हुआ है। तो अमूल मॉडल बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा चर्चित मॉडल है और कोऑपरेटिव्स के बारे में वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर 3 में शायद, हाँ जीएस पेपर 3 में मेंस के सिलेबस में कोऑपरेटिव्स और उनके बारे में है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ऊपर ये बताया गया है कि कैसे जो प्राइवेट कंपनियां, नॉर्मल कंपनियां होती हैं, वो अपने शेयर्स और इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। कोऑपरेटिव्स भी कुछ उसी तरह काम करती हैं, लेकिन कोऑपरेटिव्स ऑन द अदर हैंड आर ऑर्गेनाइजेशन ऑन्ड बाय मेंबर्स हु कुड बी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कंपनीज में इन्वेस्टर ऑन्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर कंज्यूमर्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रोड्यूसर है, इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसर ऑन कोऑपरेटिव वुड इंक्लूड परचेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस और सप्लाइंग देम इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो कोऑपरेटिव उसका हेल्प करेंगी इन सब चीज़ों की मार्केटिंग, जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे उसकी मार्केटिंग में, सप्लाई में, उनको उन इनपुट का रिक्वायरमेंट होगा उसमें, इन सब में कोऑपरेटिव्स मदद करती हैं। फिर सेल भी कराने में मदद करती हैं। फिर यहाँ पे गुजरात में जो ये है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसके अंडर में अमूल आता है, इसमें बताया गया कैसे 36.4 लाख फार्मर्स इसके ऑनर हैं और ये प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, और लगभग 18,154 विलेजेस में ये सोसाइटी है, प्रेजेंस है इसकी। और फिर कैसे इसका टर्नओवर ग्रोथ हुआ है अमूल का, इतने कम से फिर इतने ज़्यादा हो गया, 47.32 लाख लीटर से 263.6 लाख लीटर का हो गया। और कैसे ये फार्मर्स को 20 सालों में 184 पर केजी ऑफ फैट से 820 पर केजी ऑफ फैट दे रही है। तो फार्मर्स की इनकम वगैरह भी बढ़ा है, सब करे। तो अमूल मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये कंक्लूजन में लास्ट में बोला कि GCMMF, मतलब एक गुजरात कोऑपरेटिव वाला, इज़ नॉट जस्ट हेल्पिंग प्रोसेस एंड मार्केट द मिल्क ऑफ फार्मर बट इज़ ऑल्सो गेटिंग देम द हाइएस्ट पॉसिबल शेयर इन द कंज्यूमर रूपी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबल मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और इसका श्रेय ये आगे बोल रहे हैं कि जाता है कि इसके मैनेजमेंट वगैरह को, इतना अच्छा मैनेजमेंट है। इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑपरेटिंग थ्रू अ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हिज टीम, ये मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है। विच इंक्लूड मार्केटिंग, फाइनेंस प्रोफेशनल, प्रोजेक्ट इंजीनियर, वेटरन्स, एग्रोनॉमिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो इनके जो बोर्ड मतलब जो मैनेजिंग बोर्ड होता है, बेसिकली एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसके अंडर में उनकी टीम होती है और टीम में प्रोफेशनल्स होते हैं, फाइनेंस के, मार्केट प्रोफेशनल होते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर होते हैं, उसके बाद पशु से रिलेटेड होते हैं डॉक्टर्स वगैरह, एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। तो एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग है इनकी, जो है जो मैनेजमेंट की टीम होती है उसमें। दिस मॉडल हैज़ मेड GCMMF different from other state dairy cooperative federation whose managing directors are usually IAS officers reporting to secretaries of animal husbandry and dairying department। और बाकी नॉर्मल जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उसमें एक IAS ऑफिसर हेड करेगा, वो अपने रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में रिपोर्टिंग करेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर अमूल में फॉलो किया गया है, वो स्ट्रक्चर फॉलो मतलब नहीं हो पाता है अदर कोऑपरेटिव्स में, इसलिए अमूल मॉडल सक्सेसफुल हो गया और बाकी मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है और गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत मिनिमल होता है। ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हुआ है अमूल में। उसके बाद इसमें बताया गया कि कैसे जो अभी प्रेजेंट डायरेक्टर हैं RS सोधी, उनको हटा दिया गया जबकि उनके बहुत अच्छा काम कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ में हमें नहीं जाना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम करनी है। बस हमें एक चीज़ इसमें ये रख सकते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम होना चाहिए, IAS ऑफिसर वगैरह और सीधे मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करें। ये चीज़ अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, जैसा कि अमूल मॉडल में हमने देखा। द अमूल मॉडल हैज़ बीन अबाउट both farmer empowerment and valuing professional management in organization controlled by and working for producers। ठीक है, तो ये फार्मर का एम्पावरमेंट हुआ और प्रोफेशनल्स का भी वैल्यू किया गया और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर सबके लिए एक जो है सबके फ़ायदे का सौदा था है अमूल मॉडल, और इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है आगे।
इसके बाद ये दूसरा आर्टिकल है दोस्तों, द क्राइसिस ऑन आवर रोड्स। रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में, बट एक इसमें भी थोड़े कुछ नए पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने वही बताया कि 1.6 लाख फर्टिलिटीज़ हैं और डेली इतना ज़्यादा फर्टिलिटीज़ होती हैं इंडिया में। और रोड एक्सीडेंट को एक्सीडेंट नहीं कहना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट नहीं करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करा जाता है, इसलिए मोर अप्रोप्रिएट वर्ड होगा क्रैश। क्रैश यूज़ करें, ना कि रोड एक्सीडेंट। तो सबसे पहले हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि हम उसको एज ए एक्सीडेंट, जो रोड क्रैशेस होते हैं उनको एज एन एक्सीडेंट ना लें बल्कि क्रैश लें, ठीक है। ये जस्ट हैपन नहीं हो जाते हैं, एक्सीडेंट जस्ट हैपन होता है, बट रोड में क्रैशेस जस्ट हैपन नहीं, मतलब हो नहीं जाते हैं। और इस रिगार्ड में सितंबर 2022 में महाराष्ट्र हाईवे पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इन दोनों ने जो है ये बात करी है कि एक्सीडेंट को डिफाइन करा है कैसे। एक्सीडेंट इज़ एन इवेंट दैट हैपन बाई चांस और दैट इज़ विदाउट अपरेंट और डेलिबरेट कॉज, ठीक है। तो ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्सीडेंट को डिफाइन करा है कि बाई चांस हो जाता है और डेलिबरेट कॉज नहीं होता। और इसकी वजह से जो रोड फैटिलिटीज़, रोड में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको इससे अलग कर दिया। और फिर दिल्ली पुलिस ने बोला रोड पे जो चीज़ें होंगी उनको हम क्रैश कहेंगे या फिर कार क्रैश कहेंगे, ठीक है। दिस चेंज रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट टू ट्रीट क्रैशेज नॉट एज इनएविटेबल बट एज प्रिवेंटेबल, ठीक है। तो ये माइंडसेट जो चेंज करा है दिल्ली पुलिस ने और महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिव स्टेप है कि हम इसको रोड क्रैश की तरह ट्रीट करेंगे। उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि एविडेंस फ्रॉम प्लेसेस विद स्टर्निंग रोड सेफ्टी रिकॉर्ड शोज दैट रोड डेथ कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन, ठीक है। जहाँ पे अच्छे रोड रिकॉर्ड्स हैं, स्टर्लिंग रोड रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ पे ये हमें एविडेंस से पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट एक्शन अच्छा है तो रोड क्रैशेस को, रोड डेथ्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है रोड सेफ्टी में। प्रायोरिटाइजिंग एक्सेसिबिलिटी ओवर मोबिलिटी एंड वॉकिंग, साइकिलिंग एंड स्मार्ट अर्बन प्लानिंग। तो अभी जो हमारे रोड हैं वो कार के लिए बने होते हैं जनरली। अर्बन प्लानिंग जो होती है कि स्पीड, कितनी तेज़ कार चल पाए, तो हमें इस चीज़ को, स्पीड को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमें वॉकिंग को, साइकिलिंग को, अर्बन स्मार्ट प्लानिंग, ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये और चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या होना चाहिए। क्रैश वर्ड वगैरह यूज़ होना चाहिए, राइट टर्मिनोलॉजी है क्रैश यूज़ करना, और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ये यूज़ कर रही, तो अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने कंपैरिजन किया है कि कैसे प्लेन्स में कभी नहीं बोला जाता कि प्लेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। हमेशा क्या बोला जाता है, प्लेन क्रैश। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए भी इन्होंने बोला कि 20th सेंचुरी में, ठीक है, प्लेन क्रैश इज़ इन एविएशन इंडस्ट्री इज़ ए मिसनॉर्मर बट इट वाजंट ऑलवेज सो। अभी क्या है, मिसनॉर्मर है कि अभी प्लेन एक्सीडेंट बोलोगे तो क्या कहेंगे लोग, प्लेन एक्सीडेंट क्यों बोल रहे हो, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत सारे प्लेन क्रैश होते थे पहले। उस टाइम फिर क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेटर्स आए और उन्होंने डिटरमाइन करा कि द रूट कॉज ऑफ एनी एयरक्राफ्ट क्रैश और इवन अ नियर मिस एंड पुट इन प्लेस मोर स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड टू इंश्योर दैट फ्यूचर इवेंट्स आर प्रिवेंटेड। तो जब 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बहुत सारे प्लेन क्रैश हो रहे थे, तो हर प्लेन क्रैश के लिए इन्वेस्टिगेटर्स आए, उन्होंने रिसर्च करी और उन्होंने हर प्रिवेंटेबल, मतलब बेसिकली रिसर्च करके ये देखा कि क्यों हुआ, उसके डीप स्टडी करी कि क्यों हुआ और फ्यूचर में ऐसे इवेंट ना हो उसके लिए प्रिवेंशन का तरीका अपनाया। तो तब से ये टर्मिनोलॉजी क्रैश यूज होने लगी, क्योंकि क्रैश क्या है, क्रैश को प्रिवेंट करा जा सकता है लेकिन एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं करा जा सकता है। तो राइटर कहते हैं कि वी नीड टू अडॉप्ट अ सिमिलर अप्रोच इन रोड ट्रेवल, ठीक है। जो इसमें किया गया प्लेन वाले एयरप्लेन इंडस्ट्री में करा गया, वही हमें रोड ट्रेवल में भी यूज़ करने की ज़रूरत है। और हमें लो कॉस्ट, लो स्पीड इनक्रेज करने की ज़रूरत है, ताकि लो स्पीड में चलेंगे तो वो कम होगा, क्रैश कम होगा। उसके बाद इन्होंने बताया और क्या क्या लिया गया एयरप्लेन इंडस्ट्री में। प्रिवेंटिव एक्शन सच एज सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हाईली ट्रेंड एंड स्किल्ड स्टाफ, मेंटेनेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग एयर ट्रेवल द वर्ल्ड सेफेस्ट। ये सब चीज़ें जो हुई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह हुआ, तो इसकी वजह से आज एयर ट्रेवल जो है दुनिया का सबसे सेफेस्ट ट्रेवल मेथड है। पर किलोमीटर के हिसाब से सबसे कम डेथ एयर ट्रेवल में ही होती हैं। तो हमें सिमिलर स्ट्रेटजी रोड ट्रेवल में भी लाने की ज़रूरत है। और एवरी रोड क्रैश इज़ प्रिवेंटेबल, राइटर ऐसा बोलते हैं।
Evidence based intervention can radically decrease crash fatalities, and the language used to describe crash is critical in building the public demand and political will for these changes. ठीक है, तो क्रैश वर्ड यूज़ करना चाहिए, पहले मेंटालिटी चेंज करें, तब अगर क्रैश वर्ड यूज़ करेंगे तो फिर इस पर रिसर्च होगी वगैरह और आगे प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे. फिर ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, पॉलिटिकल से आर्टिकल है, हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लिया है, अब जानने की ज़रूरत नहीं है. और कैसे आर्मी को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए, इस पर इतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, ये भी आर्टिकल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है. फिर ये इसमें बताएगा कि सूरत में कैसे जो है डायमंड इंडस्ट्री में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगभग इनका 60% जो डायमंड के रफ्स आते थे, बेसिकली रॉ मटेरियल, वो एक जो है रशियन डायमंड माइनर एंड ट्रेडर है अल्रोसा, वहाँ से आते थे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ और काम का है नहीं इसमें. एक्सप्लेन पेज में आ गया कि इकोनॉमी के बारे में है ये. तो अभी जो ग्रोथ इंडिया में इतनी ज़्यादा हो नहीं रही, लेकिन हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में अच्छा है. तो इन्फ्लेशन तो थोड़ा कंट्रोल में आ गया हमारा, लगभग 4% के आसपास आ जाएगा, आरबीआई कह रही है जल्दी. तो वाई इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ बिगर वरी दिस ईयर. 3 रीज़न इसमें ऑथर ने दिया है. पहला, वन इज़ इकोनॉमी इज़ ऑलरेडी लूजिंग मोमेंटम. तो हम देख रहे हैं कि पहले इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से कोविड के बाद बढ़ रही थी, लेकिन अब मोमेंटम इसका कम हो गया, स्लो ग्रोथ हो रही है. ठीक है. दूसरा क्या है, इवन वेल इन्फ्लेशन हैजंट कम्प्लीटली गॉन अवे, द आरबीआईज टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी विल टेक इफेक्ट एंड ड्रैग डाउन द ग्रोथ बाय मेकिंग क्रेडिट कॉस्टलियर. तो इन्फ्लेशन अभी पूरी तरीके से गया नहीं, लेकिन आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है, रेपो रेट बढ़ा के टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी कर रही है, तो उससे लिक्विडिटी कम होगी और लोगों को लोन लेना वगैरह मुश्किल हो जाएगा. तो इसकी वजह से ग्रोथ पे और असर पड़ेगा, ऐसा राइटर बोल रहे हैं. तीसरा रीज़न इन्होंने दिया, द डोमेस्टिक स्लो डाउन विल लाइकली टू एग्जर्वेटेड बाय द लाइकली ग्लोबल स्लो डाउन. और इन्होंने बताया कि पहले के ज़माने में इंडिया जो है दुनिया से इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड इंडियन इकोनॉमी नहीं थी, लेकिन अब जो है इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई है. तो अगर डोमेस्टिक स्लो वर्ल्ड में स्लो डाउन जो कि हम देख रहे हैं, दुनिया में रिसेशन आने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है, बहुत इकोनॉमिस्ट वगैरह बोल रहे हैं. तो अगर वर्ल्ड में स्लो डाउन होगा तो उससे इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा हद तक इफेक्ट होगी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत मिल गई है दुनिया की इकोनॉमी से, इंटेंगल्ड हो गई है और डिपेंडेंट है. उसके बाद कतर में ये जो हो रहा है, यहाँ पे हमारे कुछ 4 महीने से बहुत सारे इंडियन जो रिटायर्ड नेवी पर्सनल्स बंद है, उसके बारे में है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने का इम्पोर्टेंट नहीं है ये. हालांकि आपको इंडिया और कतर का रिलेशन क्या है ये पता होना चाहिए, इंडिया कतर के बीच में. ठीक है, ये आपको स्टैटिक पार्ट में पता होना चाहिए कि इंडिया और कतर का टाइज़ क्या है. फिर उसके बाद एक हाई कोर्ट ने जजमेंट इसमें दिया था कि अक्टूबर लास्ट ईयर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वाइल हियरिंग ए हैबियस कॉर्पस पिटीशन रूल्ड दैट मुस्लिम गर्ल इज़ फ्री टू मैरी a person of her choice after attaining puberty even if she is under the age of 18. तो यहाँ पे बेसिकली क्लैश बिटवीन पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, गवर्नमेंट का एक्ट है और पर्सनल लॉ है, उसके बीच में क्लैश की बात है. तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने पर्सनल लॉ के फेवर में डिसीजन दिया था. जबकि वैसे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 18 एज होनी चाहिए लड़की की शादी के लिए. लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें 15 ईयर्स है. ठीक है, कि प्यूबर्टी अटेन कर ले, और 15 ईयर पे नॉर्मली प्यूबर्टी अटेन करती हैं, ऐसा मुस्लिम्स मानते हैं. तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के फेवर में डिसीजन दिया था. फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करा गया, और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनेगा. फिर जब सुनेगा जो भी फैसला आएगा हम देखेंगे. उसके बाद एक प्रपोज्ड लॉ है, अभी तो ये पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के पास है, लेकिन आपको एक बार ऐसे आइडिया होना चाहिए. तो स्मृति ईरानी जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिशन में अमेंडमेंट लाने के लिए और मैरिज एज फॉर वुमेन को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करा था. और ये अभी फ़िलहाल ये बिल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास है. जब ये एक्ट बन जाएगा तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट रहेगा. बाकी वर्ल्ड न्यूज़ में भी कुछ ऐसा काम का नहीं, जो चल रहा था वही सब चल रहा है. इकोनॉमी में भी कुछ नहीं है. तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही. मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.